शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन गाँव में बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में बेटियां बहनें ग्रेजुएट देखने मिलती हैं, जबकि में आज भी जो बच्चे का या माता पिता का टारगेट ये है कि नौकरी तो नहीं मिलनी। जब नौकरी नहीं मिलनी पहले क्या, और होता क्या है आजकल एक दूसरे को देख कर करने की आदत बहुत बन गई है। ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ पर भीड़ नहीं है अभी भी। मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, इतना अजीम बन जा कि मंजिल तुझे पुकारे कि मंजिल। नेल्सन मंडेला की अंग्रेजी में एक कहावत है, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। अगर हिंदी में कहें, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन भारत जैसे देश में जहां ज़्यादातर लोग गाँवों में निवास करते हैं, वहां शिक्षा का क्या स्तर है और इसे किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं भारतीय शिक्षा ग्रामीण संघ के जिला अध्यक्ष जनाब आरिफ पाशा एडवोकेट साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया आपका भी। आप सबसे पहले ये बताइए कि आप एजुकेशन में कब से अपना योगदान दे रहे हैं और क्या क्या अभी एजुकेशन की फील्ड में आपने किया है? देखिए, हमारे जो पिता हैं हाजी शरीफुद्दीन पाशा साहब, उन्होंने 89 में किसान एग्रीकल्चर एजुकेशन ग्रामोद्योग संस्थान नाम से एक एनजीओ बनाया था जी। और उस एनजीओ का जो काम था वो गाँव में, चूँकि गाँव में उस वक्त शिक्षा बहुत कम का जो प्रतिशत था बेहद कम था, तो उन्होंने 1989 में उस एनजीओ के माध्यम से गांव में साक्षरता अभियान में सहयोग किया और गांव-गांव जाके लोगों को जागरूक किया कि शिक्षा एक बेहद ज़रूरी और महत्वपूर्ण चीज़ है। बिना इसके हम लोग जो है तरक्की नहीं कर सकते, हम लोग किसी भी क्षेत्रों में हम बढ़ नहीं सकते। लोगों को समझाया और 1989 में उन्होंने एक छोटा सा स्कूल किसान पब्लिक स्कूल की शक्ल में खोला और उसके बाद फिर उन्होंने कई सारे कॉलेज, डिग्री कॉलेज खोले और मैं उनको लगभग 2006 से मैं उनको देखता हूँ और 6 से पहले उससे संचालित हैं सभी जी। और अभी आपको क्या लगता है कि जो अभी शिक्षा का स्तर है गाँवों में जी, वो कैसा है आपकी नज़र में? देखिए, अगर ये देखा जाए तो 2000 से पहले, सन 1999 2000 से पहले की अगर हम तुलना करें तो उसमें तकरीबन मेरे हिसाब से, मेरा अपना अनुमान है कि 30 से 35% की बढ़ोतरी हुई है। आज गाँव में बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में बेटियां बहनें ग्रेजुएट देखने मिलती हैं, जबकि 2000 से पहले लड़कियों की तादाद प्रत्येक गांव में मुश्किल से 1 या 2 लड़की ग्रेजुएट हुआ करती थी। तो अब कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस तो लोगों में आई है कि पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए ज़रूरत नहीं है बल्कि ज़िंदगी के सलीके के लिए ज़रूरत है। इसलिए पहले की तुलना में काफ़ी सुधार है, लेकिन अभी बहुत सारे सुधारों की आवश्यकता है। अभी क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, क्या इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं? सबसे पहले तो ज़रूरत इस बात की है कि गाँव में आज भी जो स्कूल हैं वो 8th क्लास तक चलाते हैं लोग, या बहुत से बहुत ज़्यादा तो 10th क्लास तक चलाते हैं। हमें ग्रामीण क्षेत्रों में, मैं जो मेरा अपना आकलन वो ये है कि न्याय पंचायत होती है गांव में एक जी। 7 या 8 गांव को मिलाकर एक न्याय पंचायत होती है। तो प्रत्येक न्याय पंचायत पे सरकार को चाहिए कि एक विकास, एक इंटर कॉलेज वहाँ पर होना चाहिए और इतने ही आबादी पर, ये आबादी तकरीबन मेरे ख्याल से 50,000 के आसपास हो गई है एक न्याय पंचायत की लगभग। तो उस एक न्याय पंचायत पर एक डिग्री कॉलेज हो जाए तो फिर मैं समझता हूँ कि साक्षरता का प्रतिशत और जो शिक्षा का स्तर है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी आ जाएगी। गांव में जो स्कूल होते हैं उनमें से बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं जो स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस जैसे प्रोग्राम भी नहीं मनाते हैं और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो वो उसमें बिल्कुल ज़ीरो हैं। तो ऐसे स्कूलों को क्या किया जा सकता है और किस तरह से उनमें सुधार लाया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो सरकार की जो अपना एक जो बेसिक शिक्षा विभाग है वो सबसे मजबूत रीढ़ कहा जाए कि शिक्षा की ग्रामीण क्षेत्र में जो सबसे मजबूत रीढ़ है वो बेसिक शिक्षा विभाग होती है। और बेसिक शिक्षा विभाग में जो अध्यापक हैं उन लोगों को बहुत सारे कामों से लगा दिया जाता है। कहीं तो उन्हें बीएलओ की भूमिका दे दी जाती है, कहीं उन्हें राशन वितरण की भूमिका का दायित्व दे दिया जाता है। तो उनको शिक्षा के पोस्टिंग उनकी एक अध्यापक के रूप में है, लेकिन तरह तरह के काम कराने के बाद उनका मन बच्चों की तरफ से, पढ़ाई की तरफ से हटा दिया जाता है और वो विद्यालय आना सिर्फ ये मानते हैं कि हमें अपना जो एक ड्यूटी है वो पूरी कर रहे हैं।
पहले ऐसा नहीं था। पहले जो शिक्षक प्राइमरी स्कूलों में हुआ करते थे, उनका बच्चों के साथ, उनका स्कूल के साथ, गांव के साथ एक ऐसा अटैचमेंट हुआ करता था कि अगर कोई गांव में टीचर किसी की पोस्टिंग हुई है और वो उस स्कूल को जब छोड़ के जाता था तो गांव रोता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, मालूम भी नहीं होता है गांव के लोगों को, पता ही नहीं चलता, गांव के लोगों को पता भी नहीं होता है कि टीचर कौन है, कहाँ है, कैसे है, क्योंकि उसके पास भी उसके पास भी काम इतने हैं कि उसे एक दिन तो राशन में लगा दिया, एक दिन उसे जो है वो जो गांव में आवास आए उसके सत्यापन में लगा दिया, फिर सूचनाओं का आदान प्रदान, ब्लॉक कार्यालय से उसका अटैचमेंट, उसे एबीएसए कार्यालय में रोज़ मीटिंग है। वो गांव में पढ़ा नहीं रहा है। जब नहीं पढ़ा रहा है तो हमारे छात्रों को हमारे देश का इतिहास, हमारे देश की वीर गाथाएँ और जो बच्चों के अंदर एक देश को समझने की चीज़ें होंगी, या आप जैसे कह रहे हैं स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है, या 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, ऐसे कार्यक्रम फिर वो उन स्कूलों में नहीं मनाए जाते हैं। उनको केवल और केवल छुट्टी मान ली जाती है। और ये दुर्भाग्य भी है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ें हैं कि ये जब हम अपने बच्चे को नहीं बता पाएंगे तो बड़ा होकर बच्चे के अंदर कहाँ से आ पाएंगे, फिर आगे चीज़ें कैसे जाएंगी जी। और बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं गाँव में जो 11th नहीं पढ़ाते हैं, सीधा 12th में भेज देते हैं और 2 साल 12th पढ़ाया जाता है जी। जबकि हम देखेंगे तो नीट और जेईई जैसी जो परीक्षाएं हैं उसमें 11th का भी उतना ही महत्व है जितना कि 12th का है जी। तो ये कितनी बड़ी दिक्कत है और इसमें क्या किया जाना चाहिए? देखिए, ये जिन स्कूलों में होता है वो गलत है, क्योंकि एक जो एजुकेशन है वो हमारी एक खुराक की तरह है, डाइट की तरह है, जिसको हमें टाइम पर लेना है। एक साथ हम 3 दिन का खाना नहीं खा सकते। हम एक साथ एक ही वक्त का खाना खाएंगे, अगले वक्त का खाना हमें अगली बारी खाना है। अगर स्टोरेज होने का सिस्टम होता तो फिर इंसान जो है वो चाहता कि मैं तो 1 हफ्ते का खाना खा लेता हूँ और उसके बाद फिर 1 हफ्ते बाद खाऊंगा। हमें डेली खाना है और डेली जो है अपनी एनर्जी लेनी है। उसी तरह ये एजुकेशन का सिस्टम है कि क्लास टू क्लास जो हमको पढ़ाया जाता है, जो एक सिस्टम बना हुआ है शिक्षा का, वो इसीलिए है कि स्टेप बाय स्टेप हम कुछ ना कुछ सीखते जाएंगे और फिर जो मुश्किल चीज़ है वो हम लोग बाद में सीखेंगे। तो ऐसा करना जो है बच्चों के साथ धोखा करना है। और इस तरह का जो लोग स्कूल चला रहे हैं, अगर ऐसा वो लोग करते हैं तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वाकई में जो देश में जेईई के, नीट के और जो और कंपटीशन है, उन कंपटीशन में जो है बच्चे को फंडामेंटल चीज़ें आती हैं और वो हम तभी सीखेंगे जब हम डेली जो है अपने सिलेबस को देखेंगे और अपने जो कोर्स हमें दिया गया है उसको रोज़ अध्ययन करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ रट्टा मार के इकट्ठा कर लें और एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में और नॉलेज में बड़ा अंतर है। कोई भी एंट्रेंस के लिए अगर हम तैयारी कर रहे हैं, रात दिन उसी पे लगे हुए हैं और दूसरे सब्जेक्टों को हम छोड़ दें। सपोज़ कीजिए कि इंटरमीडिएट में 5 सब्जेक्ट होते हैं। बहुत सारे बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनकी अहमियत ये होती है कि वो फिजिक्स को, मैथमेटिक्स को, केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और हिंदी और इंग्लिश को समझ लेते हैं कि इनमें तो पास हो जाएंगे जी। लेकिन होता क्या है कि हिंदी और इंग्लिश भी उतने ही अंकों का है। जो मार्कशीट है उसमें 100 अंक उसके अंकित हैं, उसमें 100 इंग्लिश के अंकित हैं और केमिस्ट्री फिजिक्स के भी 100 हैं। कोई बच्चा बहुत अच्छा कर लेता है केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स में और वो हिंदी और अंग्रेजी में कमज़ोर होता है तो उसकी जो परसेंटेज है, क्योंकि उसने उसको बहुत हल्के में लिया, क्या ये तो पास हो ही जाएंगे उसमें उसने डिक्टेंशन बनाने का टारगेट न रख के सिर्फ पास होने का टारगेट रखा, इसलिए वो जब एग्ज़ाम में आया तो उसकी जो परसेंटेज है वो लो हो गई। तो उसका कारण यही है कि हमें अपने प्रत्येक सब्जेक्ट को, अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करके चलना है, तब हम मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे और फिर बड़े बड़े एंट्रेंस क्वालिफाई करने में भी सक्षम होंगे। अभी जैसे बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे AMU हुआ, जामिया या JNU, DU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, BHU, ये जो तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, इनमें हमारे यहाँ के जो गांव हैं उसके लोग बहुत कम जाते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो कई सारे गांव ऐसे हैं जिसमें केवल एक ही कोई है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है, उसके बाद 5 साल का गैप है, फिर उसके बाद कोई एक आता है। और बहुत सारे गांव के, कुछ इलाकों के ऐसे हैं जहाँ के एक गांव के 5-5, 6-6, 7-7 बच्चे हैं जी। तो ये कैसे जागरूकता फैलाई जाए और किस तरह से वहाँ जो एडमिशन रेट है हमारे यहाँ के गाँवों का, उन्हें किस तरह से बढ़ाया जाए? देखिए, अब तो खैर पहले की तुलना में बहुत फ़र्क है। अब तो काफ़ी बच्चे जा रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में,
लेकिन अभी और ज़रूरत है इस पे काम करने की, अभी मेहनत की ज़रूरत है। और ये सब चीज़ें क्या हैं, हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जो बच्चे का या माता पिता का टारगेट ये है कि नौकरी तो नहीं मिलनी। जब नौकरी नहीं मिलनी, पहले क्या होता था, पहले कोई अगर केवल इंटरमीडिएट भी कर लिया तो वो कहीं पटवारी बन गया, कहीं वो कुएं का ऑपरेटर, ट्यूबवेल ऑपरेटर कहते थे, उसमें लग गया, और बहुत सारी जॉब ऐसी थी जो आसानी से मिल जाती थी। अब आज के वक्त में इसमें तो कोई शक नहीं है कि नौकरी मुश्किल चीज़ है, और एक बहुत बड़ी भीड़ खड़ी है। अगर कहीं 100 लोगों का वैकेंसी है तो वो लाख लोग पीछे खड़े हैं, और हर तरह का डिग्री धारक है। तो गांव में आज भी ये धारणा है कि नौकरी तो मिलनी नहीं है, अपना काम करना है, तो क्यों ना ग्रेजुएट हो जाओ और ग्रेजुएट होकर अपने कारोबार में लग जाओ। और ज़्यादातर अगर सच पूछिए तो कि रिश्तों के काम में भी गांव में डिग्रियों को अहमियत होती है कि क्या कर रहा है लड़का, कि लड़का जो है साहब MA कर लिया उसने, बोले अच्छा बस। और दूसरे एंगल से देखा जाए तो बहुत गांव आसपास के ऐसे हैं, जैसे एक गांव फतेहपुर पड़ता है, वहाँ 7 डॉक्टर MBBS हैं अपने यहाँ। एक डॉक्टर आमिर है, डॉक्टर आमिर है, न्यूरो के एमयू से थे वो, और डॉक्टर इमरान भी हैं वहाँ के, डॉक्टर इमरान दूसरे वाले भी हैं, कई लोग हैं, 7 या 6 या 7 लोग हैं वहाँ MBBS हैं। डिंगरपुर पे आप देखिए बहुत अच्छे लड़के डिंगरपुर के बाहर हैं। एक गांव बराबर का आपका अहमदनगर जैतवाड़ा है, उसके कई बच्चे फॉरेन में हैं, यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर हैं। तो बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स भी आई हैं और बदलाव आए हैं, लोग निकल रहे हैं बाहर, हिम्मत कर रहे हैं बाहर जाने की, और अब बहुत कुछ चेंज होने वाला भी है। इसलिए ये तो नहीं कह सकते हम कि अब हम पिछड़े हैं, हमारा क्षेत्र पिछड़ा है। बहुत सारे लड़के देखिए, अब कुंदरकी पे देखिए आप IPS क्वालिफाई किया है, और हमारा बराबर में नानकार गांव है, उसमें भी वसीम साहब ने IPS किया है। और MBBS की तो कोई तादाद है ही नहीं, बहुत बड़ी भीड़ MBBS की अब आ रही है, जो 4 या 5 साल में इस कुंदरकी क्षेत्र में, कुंदरकी के आसपास MBBS की एक बड़ी भरमार आ रही है। जी। तो नौकरी को तालीम से जोड़ना कितना सही है? बिल्कुल गलत है। नौकरी और तालीम, इसका कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर हमने बहुत अच्छी तालीम हासिल की तो नौकरी से ही हमारी ज़िंदगी चल सकती है। नहीं, तालीम हमें जो है जीने का हुनर भी सिखाती है, सलीका भी सिखाती है, तहज़ीब भी सिखाती है, अखलाक भी सिखाती है। और अगर तालीम नहीं है तो आप कितने ही बड़े कारोबारी हैं, आपके पास जो है उसका रख रखाव का ढंग ही नहीं आएगा। जब तालीम होगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमने सपोज़ कीजिए कोई बजर फुट की भी दुकान की है तो उसको सही ढंग से चलाने का जो सलीका सिखाएगी वो तालीम सिखाएगी। नौकरी जो है आज के दौर में बहुत मुश्किल काम है। नौकरी मिल भी जाए ना तो आज के वक्त में जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है उसके हिसाब से उसका प्रेशर नौकरी का झेलना बहुत मुश्किल बात है, हर किसी से नहीं झेला जा सकता। गवर्नमेंट बदलती है तो टोटल विचारधाराएं बदल जाती हैं, जैसे ही सरकार दूसरी आती है तो उसके पक्ष की विचारधारा बनानी पड़ती है। तो नौकरी बहुत मुश्किल है बकौल बिजनेस के। अगर हमने पढ़ाई की है, तालीम की है, तो हम कोई भी बिजनेस अच्छे से शुरू करें, छोटे से स्तर से शुरू करें और वो बहुत बड़े बड़े स्तर तक पहुँचे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास जो ज़ीरो से शुरू होते हैं और उसके बाद वो देश में उन्होंने नाम रोशन किया है। तो इसलिए तालीम को कभी भी इस बात से महसूस ना करें कि हमें जो है नौकरी मिलेगी तभी हमारा पढ़ना कामयाब रहा। नहीं, तालीम ही सिखाती है जीने का करीना। तो इसलिए हमें तालीम को हर हाल में, और ख़ासकर अगर कोई बेटी या बहन पढ़ी है तो वो एक बेटी बहन 2 परिवारों को संभालती है, जहाँ रहती है वहाँ भी और जहाँ जाती है वहाँ भी, दोनों जगह उसकी खुशबू मिलती है। तो तालीम को नौकरी से जोड़ना मेरे ख्याल से बेहतर नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल कुछ ही ऑप्शन बताते हैं जी, जैसे किसी ने कह दिया कि डॉक्टर बन जाइए या इंजीनियर बन जाइए या जो PCS IPS ये जो सरकारी जॉब्स हैं इनके बारे में बताते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लड़के जिनमें कुछ बहुत ज़्यादा टैलेंट है या वो कुछ और कर सकते हैं, लेकिन उनका टैलेंट कहीं ना कहीं दब जाता है क्योंकि समाज कहीं ना कहीं उन पर प्रेशर बनाता है कि उन्हें यही करना है जो लिमिटेड ऑप्शंस हैं। तो इन ऑप्शंस जो बाकी कई सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी जॉब प्रोफाइल्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं, जिनमें काम करने के बाद लोगों को मज़ा आता है, और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो कर सकते हैं बहुत बेहतर ढंग से, लेकिन समाज कहीं ना कहीं उन पर प्रेशर बनाता है कि उन्हें वो काम नहीं करना है, उन्हें वो काम करना है जो ज़्यादातर लोग कर रहे हैं।
तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और होता क्या है, आजकल एक दूसरे को देख कर करने की आदत बहुत बन गई है। ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ पर भीड़ नहीं है अभी भी। और इधर मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, अभी इंजीनियरिंग का हाल देखिए क्या हुआ है कि पिछले 10 साल पहले, 15 साल पहले इंजीनियरिंग की तरफ को बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आज तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गए हैं, बंद पड़े हैं, लोग बंद करने वाले हैं। तो ये सब जो है हालात इसलिए हैं कि हम लोग भीड़ की तरफ बढ़ गए हैं। और ये भी आपकी बात सही है कि बहुत सारे फील्ड अभी भी बहुत खाली हैं। अगर ईमानदारी से वहाँ मेहनत की जाए तो वहाँ बहुत अच्छे चांसेस हैं। और नई चीज़ें खोजनी चाहिए, ज़माने के साथ ही नहीं चलना चाहिए कि जो ज़माना कर रहा है वही हम करेंगे। हमें नई से नई चीज़ों को तलाशना चाहिए और मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। तो ऐसी चीज़ों को आप जो है देखिएगा। और बहुत सारे अब तो चूँकि दौर ऐसा है कि हमारे पास खोजने के तरीके बहुत हैं। पहले क्या होता था, नौकरी के लिए एक इश्तहार लगा होता था और वो जगह जगह पर, कुछ जगह स्टॉल होते थे, वहाँ पर लगा होता था, वहाँ हम पढ़ने जाते थे कि वहाँ नौकरी निकली है, भर्ती निकली है। लेकिन वक्त बदल गया है, अब हमारे पास गूगल है, गूगल पे हम तलाश कर लेते हैं कहाँ क्या है। तो खोजिएगा, नई नई चीज़ों को जानिएगा और नई चीज़ें तलाश करके आप जो है अपने जीवन को जो है महत्वपूर्ण बनाइए, अच्छा सा कीजिएगा। एक आखिरी मैसेज तमाम लोगों को एजुकेशन से रिलेटेड दे दीजिएगा। मैं यही कहूँगा नौजवानों से, साथियों से, दोस्तों से, जिस फील्ड में भी जाएं जुनून के साथ जाएं। पागलपन आपका ऐसा हो कि आप जो है अपना जो है 100% नहीं, जो भी आपके पास है उसको आप झोंक दीजिए। और अगर आपके अंदर क्रिकेट है तो क्रिकेट खेलिए, आपके अंदर अगर पढ़ाई करने की क्षमता है तो पढ़ाई कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे बैडमिंटन प्लेयर बन सकते हैं तो पढ़ाई पर फोकस कम करके बैडमिंटन पर कीजिए। जुनून होना चाहिए आपके साथ। और ये शेर मैं आपकी नज़र करूँगा सबकी कि मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, इतना अजीम बन जा कि मंजिल तुझे पुकारे, कि मंजिल तुझे पुकारे।